हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ क्रेजी गुरु। फ्रेंड्स, आज हम सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में जो जॉब नोटिफिकेशन निकला है, ड्राइवर, मैकेनिक्स और बहुत सारे पोस्टों पे निकला है। तो इस पे जो हम प्रीवियस ईयर जो टेस्ट सीरीज का श्रृंखला स्टार्ट किए हुए हैं, तो जनरल नॉलेज में टेस्ट सीरीज नंबर 10 डिस्कस करने वाले हैं। आपको बता दें, स्टैटिक जीके का भी स्टार्ट कर चुके थे और जनरल नॉलेज का जो मतलब कंबाइंड जो सेक्शन जो जीके में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसमें टेस्ट सीरीज नंबर 1 है, 1 से 9 तक जो प्ले लिस्ट बना हुआ है वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। और आज हम टेस्ट सीरीज नंबर 10 डिस्कस करेंगे और इसमें हम टोटल क्वेश्चन 10 क्वेश्चन, देखिए एक सेट में 10 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे और 10 क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन बताएंगे किस तरह पूछे जाते हैं, किस तरह पूछे जाएंगे और किस तरह पूछे जाते रहे हैं। तो वो पूरा क्वेश्चन हम डिस्कशन करवाएंगे, ऐसे नहीं जो क्वेश्चन बताएंगे और आंसर बताएंगे, ऐसा नहीं है। तो क्या करना है, क्लास से बने रहिए लास्ट तक और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और क्लास को जो भी आपका फ्रेंड्स जो फॉर्म डाले हैं सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का उनको शेयर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं और उससे पहले आपको बता दें सिलेबस है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 25 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन रहेंगे, मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चन आएंगे और जनरल हिंदी या जनरल इंग्लिश से 25 रहेंगे, लेकिन आपको जनरल हिंदी कीजिएगा। जनरल हिंदी से 25 रहेगा और 25 क्वेश्चन में से आप कम 23 से 25 क्वेश्चन आप जनरल हिंदी में सही करके आइएगा। तो आप जनरल हिंदी ही कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन है। क्वेश्चन देख लीजिएगा, एमनेस्टी एमनेस्टी नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन सा है? मतलब विक्रम सेठ है, शशि थरूर है, उसका अमीश त्रिपाठी है और अरविंद अरविंद अडिगा है। तो कौन है? देखिए, एमनेस्टी 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 जो पुस्तक है अरविंद अडिगा के द्वारा लिखा गया एक पुस्तक है। तो ये क्वेश्चन वीवीआई है, ये याद रखिएगा। तो एमनेस्टी नामक पुस्तक के जो लेखक है कौन है? अरविंद अडिगा है। तो और भी जो महत्वपूर्ण जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है वो देख लीजिए। देखिए, अरविंद अधिका जी के जो एक पुस्तक था उसका नाम क्या था? द व्हाइट टाइगर। द व्हाइट टाइगर ने 2008 ईस्वी में बुकर पुरस्कार जीता था। तो आप लोग समझ आइएगा, अरविंद वाडिगा से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में जो उनके द्वारा जो महत्वपूर्ण पुस्तक लिखे गए हैं आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि उनको जो पुस्तक है द व्हाइट टाइगर जो उनके द्वारा जो उपन्यास लिखा गया था 2008 ईस्वी में, बुकर पुरस्कार भी जीत चुका है। उसके बाद आपको बता दें, देखिए उनके द्वारा लिखी गई जो अन्य पुस्तकें हैं कौन कौन है? बिटवीन द असैसिन्स, ठीक है। उसके बाद देखिए उसके बाद है लास्ट मैन इन द टावर। उसके बाद क्या है? सिलेक्शन डे। ये सब जो पुस्तक लिखा गया है किसके द्वारा लिखा गया है? अरविंद अडिगा जी के द्वारा लिखा गया है। तो ये याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद जो महत्वपूर्ण जो पुस्तकें हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, देखिए फियरलेस गवर्नेंस किरण बेदी जी के द्वारा लिखा गया है। और ये जो पुस्तक है ना, फियरलेस गवर्नेंस, बहुत सारे एग्जाम जो स्टेट लेवल एग्जाम हो या सेंट्रल लेवल एग्जाम हो क्वेश्चन देखने को मिला है, तो ये आपके एग्जाम में पूछ देगा। उसके बाद देखिए द अंबुजा स्टोरी। द अंबुजा स्टोरी जो है नरोत्तम सेक्सरिया के द्वारा लिखा गया एक पुस्तक है। उसके बाद देखिए वाटर शेड। वाटर शेड जो है मृदुला रमेश के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। उसके बाद देखिए पब्लिक सर्विस एथिक्स। पब्लिक सर्विस एथिक्स जो है प्रभात कुमार के द्वारा लिखा गया है। लाल सलाम, देखिए ये वीवीआई उपन्यास है। लाल सलाम एक उपन्यास स्मृति ईरानी जी के द्वारा लिखा गया एक पुस्तक है। उसके बाद देखिए 400 डेज। 400 डेज जो है चेतन भगत के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। उसके बाद देखिए प्राइड, प्रेजुडिस एवं पंडितरी किसके द्वारा लिखा गया है? तो डॉक्टर शशि थरूर के द्वारा लिखा गया एक पुस्तक है। तो देखिए स्मृति ईरानी, उसके बाद चेतन भगत और शशि थरूर। तो आपको याद रखना है चेतन भगत और शशि थरूर के द्वारा जो भी जो महत्वपूर्ण पुस्तक लिखे गए हैं वो देख के जाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है वहाँ से देखने को आपको मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 22 क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? घेरिया नृत्य। घेरिया नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? पंजाब से संबंधित है, हरियाणा से संबंधित है, महाराष्ट्र से संबंधित है या गुजरात से संबंधित है? तो देखिए घेरिया घेरिया जो नृत्य है आपका गुजरात राज्य से संबंधित है। और आपको बता दें स्टैटिक जीके में 2 जो क्लास ला चुके हैं, क्लास 1 और क्लास 2 ला चुके हैं। महत्वपूर्ण जो लोक नृत्य जो मतलब राज्य से जुड़े हुए हैं वो क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, पूछे गए हैं, तो वो क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं और एक क्लास और लाएंगे तो वहाँ से वहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही, समझ गए होंगे। तो क्या है? घेरिया नृत्य। घेरिया नृत्य गुजरात राज्य से संबंधित है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए क्या है, भारत के विभिन्न राज्यों में जो प्रसिद्ध लोक नृत्य है, देखिए गुजरात का आपको याद रखना है गरबा लोक नृत्य और डांडिया। गरबा और जो डांडिया लोक नृत्य है गुजरात राज्य से संबंधित है। उसके बाद देखिए
हरियाणा से। हरियाणा से झूमर, फाग, डाफ, धमाल और लूर जो भी लोक नृत्य है आपका कहाँ से है? हरियाणा से है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है महाराष्ट्र। देखिए महाराष्ट्र से आपका तमाशा है, लावनी लोक नृत्य है, उसके बाद नटका है। तो ये सब वीवीआई है, तमाशा और लावनी, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन जो है वीवीआई है। और जो राजस्थान में जो जयपुर में जो कछवाहा वंश में जो तमाशा लोक नृत्य प्रचलित हुआ था, महाराष्ट्र से ही गया था। तो ये याद रखिएगा, समझ गए ना। तो जो लेकिन तमाशा जो महत्वपूर्ण लोक नृत्य है महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है, तो ये याद रखिएगा। क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद देखिए सोंडोल और जाबरो लोक नृत्य आपका लद्दाख राज्य से संबंधित है। उसके बाद देखिए कालबेलिया, तेरा ताली और घूमर घूमर जो लोक नृत्य है राजस्थान राज्य से संबंधित है। उसके बाद देखिए सरहुल, पंडवानी और कर्मा जो लोक नृत्य है आपका छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। तो जितना भी क्वेश्चन बताए हैं महत्वपूर्ण है, लोक नृत्य आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 पे आते हैं। मेघालय का लोकप्रिय पारंपरिक जो नृत्य है, नृत्य त्योहार साद सुक, साद सुक जो है फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में मनाया जाने वाला एक लोक नृत्य त्योहार है। तो कौन है? जन्मोत्सव पे, धन्यवाद समारोह पे, बुआई का त्योहार है और सामुदायिक विवाह उत्सव है। तो साक सुद जो है बताइए कौन सा होगा? तो देखिए ये जो है बुआई का त्योहार है। जब फसल किसान जो है फसल जो मतलब बोते हैं, तो उस समय साद सुख जो लोक नृत्य है वो मतलब लोक नृत्य किया जाता है, ये याद रखिएगा। तो देख लेते हैं जो भी महत्वपूर्ण आपसे एग्जाम में इसके रिगार्डिंग आपसे पूछा जाएगा। देखिए साक शुद्ध जो बुआई का त्यौहार है वो मतलब मेघालय का एक जो लोकप्रिय पारंपरिक लोक नृत्य त्यौहार है। यह महत्वपूर्ण त्यौहार खासी, गारो और जयंतिया जनजाति, देखिए एग्जाम में पूछ देगा खासी, गारो और जो जयंतिया जनजाति है कौन से राज्य से संबंधित है? तो कौन से राज्य से संबंधित है? तो मेघालय राज्य से संबंधित है। तो द्वारा अच्छे उत्पादन और फसलों की सुरक्षा के लिए आशीर्वाद लेने के लिए जो ये लोक नृत्य है वो महत्वपूर्ण रूप से मनाई जाती है। तो ये याद रखिएगा कौन सा राज्य में? तो मेघालय राज्य में। उसके बाद देखिए नोंग क्रेम महोत्सव, देखिए जो आपका मेघालय का जो एक महोत्सव है आपका नोंग क्रेम महोत्सव है। यह त्यौहार खासी जनजातियों द्वारा मनाया जाता है जो हर साल 5 दिनों के लिए धन्यवाद के रूप में मनाया जाता है। तो ये याद रखिएगा। उसके बाद देखिए बेहदी खलम महोत्सव जो कि मेघालय राज्य से संबंधित है। तो बेहदी खलम जो महोत्सव है जयंतिया जनजातियों द्वारा लगातार 4 दिनों तक मनाया जाने वाला एक त्यौहार है, जिसका अर्थ क्या होता है? प्लेग का पीछा करना। क्या होता है? प्लेग का पीछा करना होता है। तो ये याद रखिएगा, क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद देखिए साद सुक मिन सिम मेघालय की खासी जनजातियों का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। तो ये याद रखिएगा, क्वेश्चन जो है आपका 23 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। तो लोक नृत्य से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है? पंचायती राज संस्थाओं में मध्यवर्ती स्तर को किस नाम से जाना जाता है? तो क्या क्वेश्चन है? पंचायती राज संस्थाओं में मध्यवर्ती स्तर को किस नाम से जाना जाता है? तो मध्यवर्ती जो स्तर है उसको क्या बोलते हैं? उसको हम पंचायत समिति से जानते हैं। मतलब ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसके बारे में देख लेते हैं 24 के बारे में, क्योंकि 24 से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए बलवंत राय मेहता समिति, जानते हैं ना बलवंत राय मेहता समिति? बलवंत राय मेहता समिति जो त्रिस्तरीय पंचायत के लिए वकालत किए थे ने ग्रामीण क्षेत्रों में त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली का सुझाव दिया था। जो गांव स्तर पर ग्राम स्तर, उसके बाद ब्लॉक स्तर मतलब पंचायत समिति, पंचायत स्तर पे मतलब ब्लॉक स्तर पे देखिए ग्राम स्तर हो गया, ब्लॉक स्तर हो गया और जिला स्तर हो गया। उसके बाद देखिए पंचायती राज व्यवस्था का जो शिल्पी वास्तुकार है बलवंत राय मेहता समिति को ही माना जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में जानते हैं आप लोग, जो देश के मतलब प्रथम प्रधानमंत्री थे। देखिए ने 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को नागौर कहाँ पे है? तो याद रखिएगा नागौर राजस्थान में है, राजस्थान में किया था। 73वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। देखिए याद रखिएगा 73वां संविधान संशोधन जो मतलब लाया गया था उसके द्वारा जो पंचायती राज संस्थाओं है उसे संवैधानिक दर्जा दिया गया है और उसमें 29 कार्य क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया है। कितना कार्य क्षेत्र को? तो 29 कार्य क्षेत्र को। आपका एग्जाम में क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है
भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? देखिए, भारत में जो स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को माना माना जाता है। और उसका जो शासनकाल था, जो भारत के वायसराय के रूप में काम किया था, 1880 से 1884 ईस्वी तक किया था। तो ये याद रखिएगा, क्वेश्चन जो है आपका लॉर्ड रिपन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। और जो नियमित जो जनगणना स्टार्ट किया गया था 1800 मतलब 81 ईस्वी से, लॉर्ड रिपन के काल में ही लॉर्ड मेयो के द्वारा शुरू किया गया था 1872 ईस्वी में। लेकिन जो नियमित जनगणना जो 10 साल पर प्रत्येक 10 साल पर करवाया जाता है, लॉर्ड रिपन के मतलब शासनकाल में ही मतलब शुरू हुआ था 1881 ईस्वी से। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 25 क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है? किसी पिंड की गतिज और स्थितिज ऊर्जाएं उसकी फिल इन द ब्लैंक्स ऊर्जा की घटक होती है। रासायनिक ऊर्जा की घटक होती है, विद्युतीय ऊर्जा की घटक होती है, या यांत्रिक या ऊष्मीय ऊर्जा की घटक होती है। तो किसकी होती है? देखिए, यांत्रिक ऊर्जा की, मतलब यांत्रिक ऊर्जा की मतलब क्या होती है? आपका मैकेनिकल एनर्जी की क्या होती है? मतलब घटक होती है। तो इसके बारे में जो भी महत्वपूर्ण है जो पॉइंट है आप याद कर लीजिए। देखिए क्या है, किसी पिंड की गतिज और स्थितिज ऊर्जाएं जो है उसकी यांत्रिक ऊर्जा की घटक होती हैं। किसी वस्तु की गति के कारण उसमें जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं? उसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। और गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला आप जो जानते हैं, मतलब गतिज ऊर्जा इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर होता है। और एम इज इक्वल टू मास होता है, वी इज इक्वल टू वेलोसिटी होता है। तो आप लोग जानते होंगे वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में। उसके बाद देखिए, बहती हुई हवा में गतिज ऊर्जा होती है। यदि देखिए, हवा यदि बहती है ना, तो उसमें कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? तो गतिज ऊर्जा पाई जाती है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, आपका एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद देखिए, संवेग संवेग 2 गुना करने पर गतिज ऊर्जा जो है 4 गुना हो जाती है। तो देखिए, आपका एग्जाम में ये जो क्वेश्चन है पूछा गया है, यदि संवेग को 2 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाती है, ये याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, किसी वस्तु में उसकी अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? कार्य करने की क्षमता को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। मतलब किसी वस्तु में उसकी अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो समझ गए होंगे। उसके बाद देखें, गतिज ऊर्जा के जो महत्वपूर्ण आपका एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो देख लीजिएगा। क्या क्या है? बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी की ऊर्जा। बांध बनाकर जो इकट्ठा किए गए जो पानी की ऊर्जा होती है वो स्थितिज ऊर्जा का एक अच्छा उदाहरण है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा। घड़ी की चाबी में जो संचित ऊर्जा होती है वो स्थितिज मतलब गतिज ऊर्जा का मतलब आपका क्या है? उदाहरण है। उसके बाद देखिए, तनी हुई स्प्रिंग या कमानी की ऊर्जा। तो क्वेश्चन जो है ना आपके लिए महत्वपूर्ण है, एक एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है। और गुरुत्व बल के विरुद्ध जो संचित स्थितिज ऊर्जा का जो आपका जो फार्मूला होता है, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या होता है? एम जी एच होता है। एम क्या होता है? द्रव्यमान होता है। जी का मान गुरुत्वजनित त्वरण होता है, मतलब 9.81 इसका मान होता है। और एच जो होता है ऊंचाई होता है, मतलब हाइट होता है। तो याद रखिएगा, आप लोग ये सब फिजिक्स में जरूर पढ़े होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 क्वेश्चन है। क्वेश्चन है वीवीआई है, आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। अंग्रेजों द्वारा पहली फैक्ट्री की स्थापना सन 1651 ईस्वी में कब हुआ था? 1651 ईस्वी में जो अंग्रेजों द्वारा पहली फैक्ट्री की स्थापना किस नदी के किनारे की गई थी? हुगली नदी के किनारे, मतलब कलकत्ता में। मांडवी नदी के किनारे, जानते हैं ना गोवा बसा हुआ है। नर्मदा नदी, मतलब जो मतलब एमपी में बहने वाली एक महत्वपूर्ण नदी है नर्मदा नदी। या आपका जो दक्षिण की नदी है गोदावरी नदी। कौन सा नदी होगा? तो आप लोग समझ गए होंगे, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए मतलब हुगली नदी, क्योंकि कलकत्ता के बारे में जान गए थे। और आपको बता दें, जब अंग्रेज शुरू में जो व्यापार करते थे उस समय मतलब कलकत्ता से ही मतलब करते थे। तो ये याद रखिएगा, हुगली नदी के किनारे से ही कलकत्ता से ही करते थे। तो आपका ऑप्शन जो देखिए, ऑप्शन जो एलिमिनेट करना होता है ना, तो इसी तरह आप लोग ऑप्शन एलिमिनेट कीजिएगा। तो 26 का क्या है? 26 का ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, अंग्रेजों द्वारा पहली फैक्ट्री की स्थापना सन 1651 ईस्वी में हुगली नदी के किनारे की गई थी। तो समझ गए होंगे। और भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना किया गया था 1600 ईस्वी में, तो उस समय मुगल सम्राट कौन था? तो उस समय मुगल सम्राट था सम्राट अकबर था। क्योंकि अकबर का मृत्यु जो है 1605 ईस्वी में हो जाता है। कब? 1605 ईस्वी में अकबर का मृत्यु हो जाता है। और अकबर की मृत्यु के बाद उसका जो पुत्र होता है, समझ गए होंगे, सलीम। सलीम में जहांगीर। जहांगीर जो है शासक बनता है किसका? तो मुगल साम्राज्य का, याद रखिएगा। उसके बाद देखें, अंग्रेजों द्वारा पहली फैक्ट्री का स्थापना सन 1651 ईस्वी में हुगली नदी के किनारे की गई थी। उसके बाद देखिए,
पूर्वी भारत में अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम जो कारखाना है 1633 ईस्वी में उड़ीसा के बालासोर और हरिपुर में हुआ था, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, उसके पश्चात क्या होता है, बंगाल, बिहार, पटना और ढाका में भी जो कारखाना है वो खोले गए थे। उसके बाद क्या है, जहांगीर ने 1613 ईस्वी में, जहांगीर ने 1613 ईस्वी में स्वापल्ली के युद्ध के बाद, मतलब स्वापल्ली का युद्ध होता है उसके बाद 1613 ईस्वी में सूरत में अंग्रेजों को अस्थायी कारखाना स्थापित करने की जो अनुमति है वो प्रदान कर देता है। कब? 1613 ईस्वी में। क्योंकि जो स्थापित करने का जो मतलब वो मतलब जो मतलब जहांगीर के द्वारा दिया गया था 1608 में, 1608 में ही जो कारखाना है वो बना दिया गया था। लेकिन 1613 ईस्वी में सूरत में जो है अंग्रेजों द्वारा अस्थायी कारखाना स्थापित मतलब कर दी गई थी, याद रखिएगा। और उस समय मुगल सम्राट कौन था? जहांगीर था। उसके बाद देखिए, 1623 ईस्वी तक अंग्रेजों ने सूरत, आगरा, अहमदाबाद, मसूलीपट्टनम और भरूच, भरूच मतलब गुजरात में अपनी व्यापारिक जो कोठिया है वो स्थापित कर लिया था। तो ये याद रखिएगा, क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण है। उसके बाद देखिए, दक्षिण भारत में अंग्रेजों ने अपनी जो प्रथम व्यापारिक कोठी है 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में, कहाँ पे? मसूलीपट्टनम में स्थापित किया था। तो क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस देश ने पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1 लॉन्च किया है? तो देखिए, आपको एक चीज बता दें, जहाँ पे स्पुतनिक दिखा मिल जाए, जहाँ पे आपको स्पुतनिक दिखा मिल जाए तो आप लोग समझ जाइएगा सोवियत संघ रसिया के बात, मतलब सोवियत संघ रसिया के बारे में बात बोला जा रहा है। तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी रॉन्ग, ऑप्शन सी रॉन्ग, ऑप्शन डी रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन ए क्या है? ऑप्शन ए आपका सोवियत संघ मतलब रसिया हो जाएगा। इसके बारे में महत्वपूर्ण जो जानकारी है देख लेते हैं। देखिए, सोवियत संघ देश ने पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1 लॉन्च किया था। 4 अक्टूबर 1957 ईस्वी को स्पुतनिक 1 को लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन पूछ देगा, स्पुतनिक 1 को कब लॉन्च किया गया था? तो 1957 ईस्वी में लॉन्च किया गया था, ये डेट याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, स्पुतनिक 2 जो है अंतरिक्ष में जीवित कुत्ते लाइका को ले जाने वाला पहला उपग्रह है। अंतरिक्ष में स्थापित पहला जो संचार उपग्रह है उसका नाम क्या है? उसका नाम स्कोर है। तो क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक जो है निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से किसे राज्य सेवा में नियुक्त किया था? अल मसूदी को, निकोलो कोंटी को, मार्को पोलो को या इब्न बतूता को? तो आप लोग जानते होंगे, जब मोहम्मद बिन तुगलक का नाम आता है तो आप लोग इब्न बतूता जानते हैं। इब्न बतूता मतलब ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जानते हैं। देखिए, दिल्ली सल्तनत में 5 वंश है, तो याद कीजिएगा, करमबाई भी क्वेश्चन पूछ देता है। दिल्ली सल्तनत जो है 1206 ईस्वी से 1206 से 1526 ईस्वी तक चलता है। क्योंकि 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। उसमें इब्राहिम लोदी हार जाता है और युद्ध में ही प्रथम दिल्ली सल्तनत सुल्तान होता है जो युद्ध भूमि में युद्ध लड़ते हुए मारा जाता है और बाबर विजयी हो जाता है। और 1526 ईस्वी में स्थापना कर देता है, मुगल वंश की स्थापना कर देता है, याद रखिएगा। 1858 ईस्वी तक जो मुगल वंश चलता है, 1526 से 1858 ईस्वी तक। और 1206 से 1526 ईस्वी तक आपका दिल्ली सल्तनत चलता है। और आपको बता दें, दिल्ली सल्तनत में पहला वंश आ जाता है, क्या नाम है? गुलाम वंश। गुलाम वंश को दास वंश भी कहा जाता है और ममलुक वंश भी बोला जाता है। उसके बाद क्या आ जाता है? खिलजी वंश आता है। खिलजी के बाद तुगलक वंश आता है। तुगलक के बाद आपका सैयद वंश आता है। और सैयद के बाद आपका मतलब इब्राहिम लोदी बोलते हैं, मतलब बहलोल लोदी के द्वारा लोदी वंश का स्थापना किया जाता है। तो पहले कौन है? पहले गुलाम वंश या दास वंश या ममलुक वंश, दूसरा है खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश, उसके बाद सैयद वंश और लोदी वंश है। तो ये क्रम भाई आप याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, इब्न बतूता द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका जो यात्रा है, यात्रा वृत्तांत, जिसे क्या है? रेहला। रेहला में मतलब इसका वर्णन किया गया है। तो क्वेश्चन पूछ देगा, रेहला जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखा गया है? तो इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया है, याद रखिएगा। क्वेश्चन जो है वीवीआई क्वेश्चन है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए, इब्न बतूता, इब्न बतूता कहाँ के रहने वाला था? तो इब्न बतूता जो है मोरक्को का रहने वाला था। कहाँ का? मोरक्को का रहने वाला था। क्वेश्चन जो है आपका वीवीआई है। इब्न बतूता मोरक्को का रहने वाला था और रेहेला पुस्तक उसके द्वारा लिखा गया है। इब्न बतूता जो है 1333 ईस्वी में, कब? 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचे और उसकी विद्वता से प्रभावित होकर जो सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक उन्हें दिल्ली का काजी मतलब न्यायाधीश जो है उसे नियुक्त करता है, याद रखिएगा।
उसके बाद देखिए, सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण जो है हमें इब्न बतूता के जो मतलब यात्रा वृत्तांत है वहाँ से आप हमको प्राप्त होता है, मतलब प्राप्त होता है डाक व्यवस्था के बारे में। उसके बाद देखिए, निकोलो कॉन्टी, निकोलो जो कॉन्टी है 1420 से 21 ईस्वी में देवराय प्रथम के शासनकाल में कहाँ पे आता है, तो विजयनगर राज्य में आते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, मार्को पोलो जो है रेशम मार्ग की यात्रा करने वाले सर्वप्रथम यूरोपियन में से एक था। और जो अल मसूदी था एक अरब अरब भूगोलवेत्ता था, कहाँ के रहने वाला था, अरब व्यापारी था, अरब अरब के व्यक्ति था अल मसूदी, जो कि एक भूगोलवेत्ता था। तो क्वेश्चन जो है आपका इसी तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वीवीआई क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 पे आते हैं। यानडूब की संधि जो कब हुआ था, 1826 ईस्वी में हुआ था। तो यानडबू की जो संधि 1826 ईस्वी के माध्यम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र को हड़प लिया गया था, असम को, कश्मीर को, लद्दाख को या उड़ीसा को। तो किसको हड़प लिया गया था बताइए, बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं होगा, तो याद रखिएगा ये सब जो यानडबू की संधि से असम राज्य को हड़प लिया गया था, मतलब ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देख लेते हैं क्या है, देखिए, यानडबू की संधि 1826 के माध्यम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा असम क्षेत्र हड़प लिया गया था। यानडबू की जो संधि है 24 फरवरी 1826 ईस्वी को हुआ था, और इसमें जो प्रमुख शर्तें था वो क्या था, देखिए, तेनासिरिम और अराकान के प्रांत जो है बर्मा, जिसे म्यांमार भी बोलते हैं, बर्मा सरकार ने अंग्रेजों को दे दिया। उसके बाद देखिए, मणिपुर को स्वतंत्र मान लिया गया। उसके बाद क्या था, उसने असम और कछार राज्यों से अपना अधिकार को छोड़ दिया। या उसके बाद देखिए ऑप्शन मतलब 4 पॉइंट में क्या है, बर्मा सरकार ने 1 करोड़ रुपए क्षतिपूर्ति के लिए दिए। देखिए, ब्रिटिश सरकार को जो बर्मा सरकार है 1 करोड़ रुपया जो है क्षतिपूर्ति के लिए दिया। उसके बाद देखिए, 1825 ईस्वी में अंग्रेजों ने असम को भी जीत लिया। इसी समय जो सेनापति महाबुंदेली अंग्रेजी सेना के साथ युद्ध में मारे गए थे, याद रखिएगा। और यानडबू की संधि के समय जो लॉर्ड एम हर्स्ट था उसका जो कार्यकाल था 1823 से 1828 ईस्वी था, मतलब गवर्नर जनरल रहा होगा। तो क्वेश्चन जो है वीवीआई क्वेश्चन है, आपको इतना याद रखना है, यानडबू की संधि मतलब असम राज्य से मतलब संबंधित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विकल्पों में सूचीबद्ध धातुओं में से कौन सी धातु सबसे कम अभिक्रियाशील है। सबसे कम अभिक्रियाशील है तांबा, लोहा, मैग्नीशियम और सोना। तो कौन सा हो जाएगा बताइए, सोना। सोना जो है आपका सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। तो क्वेश्चन याद रखिएगा, क्वेश्चन जो है वीवीआई क्वेश्चन है, तो इसके बारे में देख लेते हैं क्या है, देखिए, सोना धातु सबसे कम अभिक्रियाशील है। सोना को कठोर बनाने के लिए इसमें जो अशुद्धियों के रूप में जो मतलब तांबा को मिलाया जाता है। तो ये याद रखिएगा, आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद देखिए, प्रकृति में सोना मुक्त अवस्था और संयुक्त अवस्था दोनों में पाया जाता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट को ये जो पॉइंट है पता नहीं होगा, तो ये याद रखिएगा, जो प्रकृति में जो सोना पाया जाता है, गोल्ड पाया जाता है, मतलब मुक्त अवस्था में पाया जाता है और संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। भारत विश्व का सबसे बड़ा स्वर्ण उपभोक्ता वाला देश है। सोना का निष्कर्षण जो है मुख्यतः केलावेराइट और सिल्वेनाइट अयस्क से किया जाता है। तो कौन कौन सा अयस्क है याद रखिएगा, अयस्क आपसे पूछ देगा, केलावेराइट और सिल्वेनाइट, ये याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, आयरन पाइराइट्स को झूठा सोना या बेवकूफ़ों का सोना भी कहते हैं। देखिए कितना क्वेश्चन भी आई है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछ देगा झूठा सोना या बेवकूफ़ों का सोना किसे कहा जाता है, तो आयरन पाइराइट्स को कहा जाता है। उसके बाद देखिए, मानव शरीर में कॉपर की मात्रा में वृद्धि हो जाने पर विल्सन नामक रोग हो जाता है, और शरीर में लोहे की कमी होने से एनीमिया तथा अधिकता से लौहमयता रोग हो जाता है। तो क्वेश्चन जो है आपका इसी तरह क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको बता देना 10 क्वेश्चन बताएंगे, लेकिन 10 क्वेश्चन में आपका कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन के बराबर आपको हम क्वेश्चन यहाँ पे पूरा डिस्कस करवाएंगे। तो इसी तरह स्टैटिक जीके भी आ रहा है, करंट अफेयर भी आएगा, और जनरल हिंदी का क्लास तो हम ला ही रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो उसको जो लेक्चर है उसको पसंद करते हैं। तो आप लोग भी मतलब सही से तैयारी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।